हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। जो आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास होगा एमएससी प्री का स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर किया था उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का एमएससी प्री का अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अपन ने पेपर 3 स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें कुछ बातें अपन ने की थी, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी की थी अपन ने। तो इसको कौन कौन देख सकते हैं? तो ये एक बेसिक है जिसमें अपन ने डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी की थी। तो ये आईआईटी जैम वाले भी देख सकते हैं, आईआईटी जैम जस्ट TIFR। ठीक है, जो जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं, आईआईटी जैम जस्ट TIFR वाले देख सकते हैं। और अपन ने बेसिक की बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जो कल प्रीवियस वीडियो में जो अपन ने कल या परसों बनाई थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि डेवलप कैसे हुई क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आज कुछ अपन यूनिट्स हैं इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में जो इंक्लूड की गई है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो उसको अपन देख लेते हैं कौन कौन सी आपके पास यूनिट है। ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट यूनिट है ये MGSU बीकानेर की यूनिट को मैं बता रहा हूँ, MGSU बीकानेर। ठीक है, इसकी यूनिट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो आपके पास फर्स्ट यूनिट है वाई क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट यूनिट है। इसमें आप कैसे डेवलप हुई क्वांटम मैकेनिक्स इसकी स्टडी करते हो, वाई क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें डेवलप कैसे हुई क्वांटम मैकेनिक्स उसकी स्टडी करते हो। एरनफिस्ट थ्योरम जो अपन ने BSc फाइनल में सीखी थी उसकी भी हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और डेवलप कैसे हुई क्वांटम मैकेनिक्स उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूनिट है आपके पास टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। डिस्क्राइब करूंगा इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो अपन डिस्क्राइब करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, अंदर जो इसके सब टॉपिक हैं उसको भी मैं डिस्क्राइब करके चलूंगा। टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो देखिएगा टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, और आपके पास ऑपरेटर और आपके पास एम्पलीट्यूड, ऑब्जर्वेबल थिंक। ऑब्जर्वेबल और आपके पास आइगन वैल्यू एंड फंक्शन, और इसमें इंक्लूड है और बस इतना ही मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, इसमें जो चैप्टर का नाम है वो मैंने ये दिया है, टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ऑपरेटर, एम्पलीट्यूड, ऑब्जर्वेबल, आइगन वैल्यू और फंक्शन। ठीक है, और अंदर इसमें सब टॉपिक क्या है वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपके पास जो थर्ड यूनिट है वो आपके पास है टाइम इंडिपेंडेंट परपेटेशन थ्योरी। ठीक है, फोर्थ टॉपिक है आपके पास वेरिएशनल मेथड, जो फोर्थ यूनिट है, वेरिएशनल मेथड। फिफ्थ टॉपिक है आपके पास कोलिजन इन 3D एंड स्कैटरिंग थ्योरी। नोट कीजिएगा, ये आपके पास 5 पॉइंट है
इनको नोट कीजिए। 5 आपके पास यूनिट हैं, ये आपके पास फर्स्ट यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है, ये यूनिट सेकंड है, ये यूनिट थर्ड है, ये यूनिट 4 है और यूनिट 5 है। 4 का है अभी, हाँ अपन ने यहीं लगा दी, ये है थर्ड, ये थर्ड है और ये 4 है, यूनिट 4 और ये 5, यूनिट 5। इन टॉपिक को ढंग से पढ़ लेना, बहुत शानदार टॉपिक है। टाइम इंडिपेंडेंट परपेटेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, कोलिजन इन 3D एंड स्कैटरिंग थ्योरी। ठीक है, ये आपके पास सिलेबस है कंप्लीट। अब मैं जो यूनिट्स स्टार्ट करने वाला हूँ, टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये स्टार्ट करने वाला हूँ। आज जो मैं यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, ये स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, नोट कीजिएगा इतना। इस यूनिट के जो आपके पास, इस यूनिट में जो भी आपके पास सिलेबस है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, इस यूनिट में जो भी सिलेबस है आपके पास वो डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो देखिएगा इस यूनिट में कौन कौन सा सिलेबस है। अब चलते हैं इसके सिलेबस पर। तो देखिएगा सिलेबस पे चर्चा करते हैं। यूनिट सेकंड, ठीक है, यूनिट सेकंड का सिलेबस है। एक बार मैं नाम दे देता हूं उसे, टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। देखिएगा क्या है आपके पास इसमें सिलेबस। पहला सिलेबस आपके पास है इसमें जो पहला टॉपिक है लीनियर वेक्टर स्पेस। सेकंड है आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस, और सेकंड आपके पास है लीनियर वेक्टर स्पेस के बाद में आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। थर्ड टॉपिक है आपके पास हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है आपके पास, इसमें कोई एक आध सब टॉपिक भी हैं, उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है, परंतु जो जो टॉपिक हैं वो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हिल्बर्ट स्पेस, फोर्थ टॉपिक आपके पास डिराक नोटेशन। पांचवा टॉपिक है कैट वेक्टर एंड ब्रा वेक्टर, ठीक है। और सिक्स नंबर टॉपिक है आपका तो ये आपके पास कैट वेक्टर, ब्रा वेक्टर। अब नेक्स्ट आपके पास है एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। 7 नंबर टॉपिक है आपका, देखिएगा 7 नंबर टॉपिक है आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। स्पेलिंग मैच कर लेना भाई, ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और 8वां नंबर टॉपिक है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। 9वां टॉपिक है आपके पास एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 10 नंबर टॉपिक है आपका, देखिएगा 10 नंबर और क्या बच गया, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और देखते हैं भाई और कौन सा टॉपिक बच गया आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजन एटम, ऐसा लिखिए एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एच एटम, ठीक है। 11 नंबर टॉपिक है
सीजी कोफिशिएंट। ठीक है, अब इतना नोट कीजिए और टॉपिक बता देते हैं। इतना फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे अपन टॉपिक बता देते हैं। ठीक है, सेंटर फोर्स प्रॉब्लम 12 नंबर टॉपिक आपका सेंटर फोर्स प्रॉब्लम। सेंटर फोर्स प्रॉब्लम। ठीक है, 13 नंबर टॉपिक है आपका और क्या बच गया, 13 नंबर टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ किसके फॉर्मेट में, सिलेंड्रिकल एंड स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नोट कीजिए। विग्नर इकार्ट थ्योरम। नेक्स्ट आपका विग्नर इकार्ट थ्योरम। नेक्स्ट है आपका विग्नर इकार्ट थ्योरम। ठीक है, विग्नर इकार्ट थ्योरम, ये 14 टॉपिक है आपके। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन ये स्टार्ट करते हैं। लीनियर वेक्टर स्पेस से अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। लीनियर वेक्टर स्पेस से पढ़ेंगे, जो अपन ने कल कंप्लीट किया था। 2 डेवलपमेंट कर लिए थे अपन क्वांटम मैकेनिक्स के, 2 डेवलपमेंट कर लिए थे, 2 टाइप्स के डेवलपमेंट, 2 डेवलपमेंट कर लिए थे। उससे आगे चलेंगे अब। ठीक है, तो देखिएगा, फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा, अब नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। फटाफट नोट कर लिया होगा। तो अब अपन 2 डेवलपमेंट की थी थ्योरीज, अपन ने 2 तरह की थ्योरीज अपन ने डेवलप की थी। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की थ्योरी डेवलप की थी, इसके बाद में लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन की थ्योरी को डेवलप किया था। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। देख लीजिए, जो अपन ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की थ्योरी डेवलप की थी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो थ्योरी डेवलप की थी अपन ने, 1 पार्टिकल सिस्टम के लिए डेवलप की थी। 1 या सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए थ्योरी डेवलप की थी। ठीक है, और लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन, लाग्रांजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन
को अपन ने डेवलप किया था किसके लिए, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए डेवलप किया था, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए डेवलप किया था। ठीक है, मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए डेवलप किया था। ये कौन से ईयर में आई थी, 1780, ऑलमोस्ट 1780 में। ठीक है, ये आई थी 1687 17वीं ईस्वी में, और ये लगभग आई थी 1830। ये अपन ने पढ़ा था, ये तीनों चीज़ें पढ़ी थी। अब फिर वैज्ञानिक लोग, अपन साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर चुके थे। रिसर्च किस पे की थी, रिसर्च 2 पार्टिकल पे हो चुकी थी। 1 पार्टिकल, अगर ये 1 पार्टिकल की जो रिसर्च अपने पास फेल हो गई थी, जो रिसर्च अपने पास 1 पार्टिकल की फेल हो गई थी, तो दूसरी अपन ने रिसर्च की थी मैनी पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, मैनी पार्टिकल सिस्टम पे रिसर्च कर ली थी। दोनों पे रिसर्च करने पे वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि अब काम खत्म, अपन ने जो भी पढ़ना था, जितना भी पढ़ना था, अब खत्म, अब अपने घर पे जाओ और काम करो। ठीक है, परंतु जब जो भी अब मैं बातें करूँगा केवल समझाने की दृष्टि से होंगी, इसे कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब सब लोग क्या कर रहे थे, लैब में बैठे थे। अब कोई काम तो है नहीं वैज्ञानिक के पास, लैब में बैठे थे, इसकी रिसर्च कर ली, इसके बाद में इसकी रिसर्च कर ली। मैनी यानी बहुत सारे पार्टिकल हो गए, अपन ने उन पे भी काम कर लिया और 1 पार्टिकल पे भी काम कर लिया। ठीक है, लाग्रांजियन भाई साहब ने, हैमिल्टोनियन भाई साहब ने और न्यूटोनियन भाई साहब को, ठीक है, अच्छे से 1 पार्टिकल सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम पे काम कर लिया, लैब में काम कर लिया। ठीक है, लैब में सब वैज्ञानिक बैठे थे एक साथ। ठीक है, अब तो हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि अपन ने 1 पार्टिकल सिस्टम की स्टडी कर ली और मैनी पार्टिकल सिस्टम की स्टडी कर ली। ठीक है, फिर किसी के दिमाग में आया, बाहर से कोई आया उस रूम में, चाय पानी चल रही थी, चाय नाश्ता चल रहा था उस रूम में, बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे थे, और एक भागता हुआ वैज्ञानिक आया, थक कर बोलता है दूसरे वैज्ञानिक जो चाय पी रहे थे उनसे बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है कि एक पार्टिकल नया खोजा गया, तो सब काम पे लगो। ठीक है, वो कौन सा पार्टिकल खोजा गया वो देखोगे। सब काम पे लगो, नया पार्टिकल खोजा गया है। ठीक है, तो जो नया पार्टिकल खोजा गया वो है चार्ज पार्टिकल, ये खोजा गया चार्ज्ड पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल जैसे ही खोजा गया, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, नया सब्जेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स आ गया, नया सब्जेक्ट आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आ गया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल को खोजा गया जैसे ही, अपन एक छोटा एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासों में करते हैं कि अपन एक फुट ले लेते हैं, उसको सिर पे रगड़ते हैं, जिससे सिर पे तेल लगा हुआ होता है, उसकी चिकनाई होती है। तो आप एक पेपर लेते हो, पेपर को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हो, और उस फुट जो स्केल जो अपन बोलते हैं, तो उसको उसके ऊपर रखते हो। तो वो क्या होते हैं कि वो पेपर्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो उसके चिपक जाते हैं फुट के। तो यानी अट्रैक्शन का रूल आया। इसी तरीके से अट्रैक्शन फोर्स का हमें पता चला कि वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे जो आपके पास कागज़ के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चिकनाई वाली फुट से। ठीक है, फुट जिसे स्केल बोलते हो, ठीक है, उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक अट्रैक्शन का आया, एक रिपल्सन का रूल आया, जो चार्ज पार्टिकल में मिलता है, उसके अगेंस्ट अपन ने इस तरीके से चार्ज पार्टिकल की खोज हुई। ठीक है, तो अब देखिएगा, चार्ज पार्टिकल की जैसी खोज हुई तो आप फिर वैज्ञानिक लोग खोजने लगे, और उसके बाद में जो रिसर्च है फिर से चालू हो गई। चाय पानी बंद कर दी, उसके बाद में दोबारा से रिसर्च चालू हो गई। तो देखिएगा रिसर्च का नेक्स्ट पार्ट। अब जैसे अपने पास रिसर्च चालू हुई तो आपके पास चार्ज पार्टिकल क्यों आ गया, अननोन पार्टिकल चार्ज पार्टिकल क्यों आ गया। अब इसको देखा गया सबसे पहले, इसको रेस्ट में पड़ा है, रेस्ट में रखा हुआ है, रेस्ट में ये है। ठीक है, कोई भी फोर्स इस पे लग नहीं रहा, तो ये रेस्ट में तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बनाता है, फील्ड बनाता है आपके पास, और यही चार्ज पार्टिकल मूव करता है, यही चार्ज पार्टिकल आपके पास कोई भी वेलोसिटी से मूव करता है, कोई भी वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है। जैसे ही मूव करेगा तो एक करंट बनाएगा, और जैसे यहाँ पर देखो रेस्ट में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना रहा है, तो इसकी स्टडी को अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह दिया। ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, यानी मूविंग कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में। जैसे कोई भी चार्ज पार्टिकल आपके पास मूविंग कंडीशन में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये कोई डिपेंडेंट फील्ड नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और इससे जो जिसकी स्टडी किया जाता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में इसकी स्टडी की जाती है। अब ये चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से गया है और मूविंग कंडीशन में है। ठीक है, मूविंग कंडीशन में, तो यहां पर क्या पैदा करेगा, करंट पैदा करेगा, स्टडी करंट। डीजे ग्रिफिथ की बुक पढ़ोगे इसके लिए, जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लिए डीजे ग्रिफिथ और जेटली की बुक। ठीक है, तो इसमें उसमें लिखा है स्टडी। स्टडी करंट। ठीक है, आपके पास स्टडी करंट बनाता है। अगर मूविंग कंडीशन में कोई भी चार्ज पार्टिकल कोई भी वेलोसिटी v से है तो स्टडी करंट बनाता है। इस स्टडी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपके पास रेडी होता है। जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रेडी होता है तो इसकी स्टडी अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते हैं। इसकी स्टडी अपन किस में करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते हैं। इसकी स्टडी किस में करते हैं, अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते हैं। ठीक है, इसकी स्टडी अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स में करते हैं। ये आपके पास स्टडी करंट बनाएगा और स्टडी मैग्नेटोस्टैटिक्स में करेंगे। अब चार्ज पार्टिकल पागल हो गया, यानी कोई ना कोई एक्सीलरेशन इसको मिल गया, कोई ना कोई एक्सीलरेशन इसे मिल गया, तो ये एक्सीलरेट फॉर्मेट में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, एक्सीलरेट फॉर्मेट में हो जाएगा। तो ये क्या पैदा करेगा, एक्सीलरेट फॉर्मेट में हो जाएगा तो क्या पैदा करेगा आपके पास, ये आपके पास ईएम वेव्स बनाएगा, ईएम वेव्स बनाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास ईएम वेव्स बनाएगा, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करेंगे तो वो रेस्ट में होगा, मूविंग कंडीशन में स्टडी करेंगे, स्टडी करंट पैदा करेगा, और इसमें जो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और स्टडी इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स में करेंगे। एक्सीलरेट पार्टिकल है तो इसको ईएम वेव्स बनेंगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखिएगा अब आगे, ये कंडीशंस हो गई, अब आगे देखिएगा। ठीक है, तो जैसे ये एक्सीलरेट होगा तो यहाँ पर करंट का अगर चेंज हो जाए, करंट में चेंज हो जाए तो आपके पास क्या होगा, करंट में जैसे चेंज हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास चेंज हो जाएगा। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो जाएगा तो फैराडे लॉ क्या कहता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर करंट में चेंज होगा, चार्ज पार्टिकल के करंट में चेंज होगा, अगर चेंज होगा यानी वेरिएबल करंट होगा, वेरिएबल करंट होगा आपके पास, वेरिएबल करंट होगा तो आपके पास वो क्या पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आपके पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सब बात करेंगे अपन मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो आपके पास बुक है आपकी, पेपर नंबर 3rd 2nd है शायद, ईडी इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें इसकी स्टडी करेंगे। अगर आपके पास ये चेंज हो रहा है, ये आपके पास चेंज हो रहा है तो क्या पैदा करेगा, ये चेंज हो रहा है तो किसके कारण चेंज हो रहा है, तो ये करंट के कारण चेंज हो रहा है। और करंट ये चेंज हो रहा है तो फैराडे लॉ से ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है वो क्या पैदा करेगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चेंजेबल पैदा करेगा, वो वापस आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करेगा। इस तरह आपके पास क्या बनेंगी, ईएम वेव्स, ईएम वेव्स।
क्या बनेंगी, इससे ईएम वेव्स बनेंगी। और ये क्या, ये टाइम पे डिपेंड करेंगे क्योंकि आपके पास बी भी टाइम का फंक्शन है, ई भी टाइम का फंक्शन है। इस तरह ईएम वेव्स बनेंगी। इस तरह आपके पास मैक्सवेल के 4 रिलेशन होते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए होता है। दूसरा आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए होता है, बोला जाता है मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए, ठीक है। तीसरा फैराडेज लॉज के अकॉर्डिंग होता है। इस तरीके से चौथा 4 आपके पास रिलेशन होते हैं। इस तरीके से 4 रिलेशन होते हैं जो मैक्सवेल के होते हैं। फैराडेज लॉज का होता है और फिर आगे पास आपके पास दो तो आपके पास डाइवर्जेंस के रिलेशन होते हैं और 2 आपके पास किसके होते हैं, कर्ल के रिलेशन होते हैं। ये रिलेशन क्या बताते हैं आपको कि ईएम वेव्स पैदा होगी, और ईएम वेव्स पैदा होगी तो इस रिलेशन से हम ईएम वेव्स को समझ सकते हैं, ठीक है। इसको कंबाइंड फॉर्मेट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ईएम वेव्स की स्टडी करनी होती है अपन को, ठीक है। तो देखिएगा, अब आगे चलते हैं। ये मैक्सवेल के इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट पार्टिकल हो गया, इस ईएम वेव्स की खोज हो गई, मैक्सवेल द्वारा की गई, ठीक है। मैक्सवेल द्वारा की गई ईएम वेव्स की खोज। तो आपके पास क्या होगी, मैक्सवेल के द्वारा ईएम वेव्स की खोज की गई। और वन पार्टिकल की भी बात होगी। वन पार्टिकल की न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा गया। वन पार्टिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ा गया। और आपके पास क्या, कौन सा पार्टिकल, और मैनी पार्टिकल सिस्टम पढ़ा गया। मैनी पार्टिकल सिस्टम पढ़ा गया किसमें, मैनी पार्टिकल सिस्टम पढ़ा गया किसमें, लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में। अब आपके पास किसकी खोज हो गई, किसकी खोज हो गई, आपके पास अब एक चार्ज पार्टिकल की खोज हो गई, ठीक है। अब सबकी इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ईएम वेव्स, इसकी खोज हो गई। ईएम वेव्स द्वारा अपन ने इसकी क्या कर ली, खोज कर ली। मैक्सवेल ने कर दी। वन पार्टिकल की भी खोज हो गई, मैनी पार्टिकल की खोज हो गई। अब सब कह रहे हैं कि आपके पास क्या हो गया, अब सब हो गया कि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, खेल खत्म। सब कुछ पढ़ चुके हैं, खेल खत्म, ठीक है। सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब खेल खत्म। फिर क्या, कौन सा आया रिलेशन, कौन सा आया, सब कुछ पढ़ चुके हैं, खेल खत्म अपना। ठीक है, सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। अब अपने पास हो गया कंप्लीट, अपन स्टडी कर चुके हैं। तो अब आपके पास कंप्लीट स्टडी हो गई, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेट यहां से ही स्टार्ट हुआ। मैंने पहले ही बताया था, चार्ज पार्टिकल ही आपके पास क्या बताएगा, क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट। चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की स्थिति को देखा गया, ठीक है। तो ये स्थिति क्या होती है आपके पास, ये चार्ज पार्टिकल की स्थिति क्या होती है कि इसकी जो, अगर इसकी हाई स्पीड हो सकती है, चार्ज पार्टिकल होगा बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल पार्टिकल, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल होता है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे समझ सकते हो, इसकी स्पीड भी आपके पास ज़्यादा होगी। कोई पार्टिकल होगा, वो चार्ज पार्टिकल होगा, या फिर ऐसे पार्टिकल जिसकी अपन, चार्ज पार्टिकल की रहने दीजिए, चार्ज पार्टिकल रहने दीजिए। इसके बाद में स्मॉल पार्टिकल हुई और इसकी बहुत ही छोटे पार्टिकल हुए और इसकी स्पीड क्या हुई, ज़्यादा हुई, हाई स्पीड, हाई स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है। हाई स्पीड हुई और स्मॉल पार्टिकल हुए, ठीक है। हाई स्पीड हुई और स्मॉल पार्टिकल हुई, उसकी स्टडी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, उसकी स्टडी अपन क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। और जनरेट कहां से हुई क्वांटम मैकेनिक्स, चार्ज पार्टिकल से ही जनरेट हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इनकी बहुत ही मास कम होता है, बहुत छोटे होते हैं। अगर इस पे फोर्स लगा दिया जाए तो बहुत स्पीड हो जाएगी इनकी, फोर्स लगा दिया जाए। मास की बात की जाए तो मास आपके पास क्या होता है, क्या होता है मास, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये चार्ज होता है। तो इनके बहुत ही स्मॉल होते हैं, अगर इन पे फोर्स लगा दिया जाए तो कहाँ जाएंगे ये पार्टिकल, सोच के देखिए। इसलिए ऐसे पार्टिकल की जो मैकेनिक्स की स्टडी की गई अपन क्वांटम मैकेनिक्स से करते हैं, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी थोड़ी अराइज होने लगी, अब सब खोजबीन में लगने लगे, टाइम किसी के पास था नहीं, सब खोजबीन में लगते गए। तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया,
एक कॉन्सेप्ट आया, कौन सा कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट आया आपके पास ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी का एक कॉन्सेप्ट आपके पास आया ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी का, ठीक है, काली वस्तु जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आया तो सबके फिर से काम बंद हो गए, लैब बंद हो गई सब, कि इस कॉन्सेप्ट को कौन समझाएगा, किस तरीके से होती है ब्लैक बॉडी। एक ये अच्छा ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक रेडिएशन को ऑब्जर्व, एक रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है और एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ऑब्जॉर्ब भी कर सकती है। इमिटर, अच्छा इमिटर है, अच्छा ऑब्जॉर्वर है, एब्जॉर्वर है, अच्छा एब्जॉर्वर है, अच्छा इमिटर है, ठीक है। ऐसी रेडिएशन को ज्यादा एब्जॉर्व कर ले और ज्यादा इमिट कर ले, यानी लगभग जो रेडिएशन किसी बॉडी पे पड़ती है, किसी बॉडी पर रेडिएशन पड़ती है उसको ज्यादा मैक्सिमम पार्ट को एब्जॉर्व कर ले और मैक्सिमम पार्ट को इमिट कर दे, ऐसी आपके पास ब्लैक बॉडी होती है। अगर 90% 95% एब्जॉर्व कर ले और 95% इमिट कर दे तो आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी। आपके पास क्या होगी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी। जैसे ही आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी, ये आपके पास प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक और आपके पास सन, ठीक है। सन की जो रेडिएशन है जो 7 टाइप्स की होती है, 7 टाइप की रेडिएशन होती है, जिसे अपन एक्स रे, गामा, गामा, यूवी, अल्ट्रावायलेट, आईआर, गामा, एक्सरे, गामा, यूवी, आईआर, माइक्रो, ठीक है, और विजुअल, एक कौन सी रह गई और देख लेना, ये 7 होती है आपके पास, एक्सरे, गामा, यूवी। इसमें विजुअल जो आपके पास होती है उसमें अपन देख सकते हैं, कितने में देख सकते हैं, बोला जाता है 4000 एंगस्ट्रम से हम 7000 एंगस्ट्रम के बीच की रेडिएशन को देख सकते हैं। और आपके पास ये आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, ठीक है, पराबैंगनी आती है, ये आपके पास यह हानिकारक होती है, ठीक है। सन भी क्या करता है आपके पास, अच्छा एब्जॉर्व कर सकता है, अच्छा इमिट कर सकता है, रेज को इमिट करता है, अच्छा क्या करता है सन, इमिट करता है और अच्छा एब्जॉर्वर है। तो ये दोनों आपके पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सकते हैं। 95 है परंतु कंप्लीटली नहीं कह सकते, परंतु कह सकते हैं। तो आपके पास क्या होती है, ये दोनों करती है। अपन इसमें देख सकते हैं, इसमें अपन 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में देख सकते हैं। और यूवी आती है, बहुत ही आपके पास खतरनाक होती है, जिससे अपन ओजोन परत है आपके पास, ओजोन परत, उसको नुकसान किसके कारण हो रहा है, यूवी अल्ट्रावायलेट के कारण नुकसान हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। और इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसको समझाने में आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, फेल्ड हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई, फेल्ड हो गई, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट कर्व बनाने के लिए 2 वैज्ञानिक आए, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू समझाया था। एक तो आया वीन विस्थापन नियम, ठीक है, विस्थापन नियम जो अपन पढ़ते हैं 3rd ईयर में। और एक आया रेले जीन्स, हिंदी में लिख देता हूं, रेले जीन्स। 2 आए आपके पास, साइंटिस्ट आए, ये अपन अपने नियम को समझाया, ये परफेक्ट रूप से नहीं समझा सके, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू समझाया, ठीक है। इसके बाद में इन दोनों के समझाने के बाद में क्लासिकल मैकेनिक्स में समझाया, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू ब्लैक बॉडी को समझाया। इसके बाद में ये नहीं समझा सके तो इसके बाद में आए प्लांक नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, जो उन्होंने अवधारणा तौर पे दिया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, केवल अवधारणा थी, यानी पोस्टुलेट्स के थ्रू दिया। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता, केवल वो पोस्टुलेट्स होते हैं। उनको समझाने के लिए कुछ भी उसके पास पोस्टुलेट्स नहीं होते, कोई भी प्रूफ नहीं होता, केवल आपके पास कथन होता है, ठीक है। फिर उनकी बात सभी लोगों ने माननी पड़ी, क्योंकि वो लग रही थी, ब्लैक बॉडी पर काम कर रही थी उनकी बात। उनका जो स्टेटमेंट है वो ब्लैक बॉडी पर क्या कर रहा था, काम कर रहा था, ब्लैक बॉडी पर काम कर रहा था। उनका स्टेटमेंट क्या कर रहा था, ब्लैक बॉडी पे काम कर रहा था, इसलिए उनकी बात उन्होंने सब लोगों को माननी पड़ी, ठीक है। क्या था आपके पास, ऊर्जा, एनर्जी,
ये एक टाइम मिला तो मैं आपको ब्लैक बॉडी पे कंसेप्ट कंप्लीट पढ़ाऊंगा, वीन का और रेले जीन्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कभी टाइम मिला तो, अभी तो जरूरत नहीं है क्योंकि आपके है तो नहीं, प्रीवियस क्लास में है नहीं ये कॉन्सेप्ट, तो कभी टाइम मिला तो मैं बताऊंगा इसको। तो देखिएगा, एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है वो पैकेट्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है। जो भी बॉडी के पास एनर्जी पहुंचती है पैकेट्स के रूप में होती है, पैकेट्स के रूप में होती है, बहुत से पैकेट्स के रूप में होती है। वो पैकेट्स होते हैं क्वांटाइज्ड पैकेट होते हैं, यानी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, NH/ν, ठीक है, NH/ν, जो जिसके कारण ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी है। स्मॉल पैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल पैकेट्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है, ठीक है। और ये स्मॉल पैकेट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं क्वांटा, फोटोन या क्वांटा, फोटोन के रूप में होते हैं, एनर्जी फोटोन के रूप में होती है और इसको कहते हैं क्वांटा। Hν के फॉर्मेट में होती है। अगर मैं एक पैकेट की बात करूं और n टाइप पैकेट की बात करूं तो ये आपके पास हो जाएगी NH/ν, n पैकेट हुए तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपके पास n क्या होगा, पॉसिबल इंटीजर नंबर, पॉसिबल इंटीजर नंबर, ठीक है। तो आपके पास NH/ν हो गया, क्वांटा होगी। यहां से ये क्वांटा किसको समझा पाए, क्वांटा की ये थ्योरी है, ब्लैक बॉडी को समझा पाए और इसका प्रूफ बाद में आया, आफ्टर ऑल इसका प्रूफ बाद में आया, ठीक है। परंतु इस क्वांटा से ही आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई है, क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई है। ये लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इस तरीके से आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स जनरेट हुई है। देखिएगा, अब आगे चलते हैं। अब जो टॉपिक हैं उनको कवर करते हैं। तो देखिएगा, एक मिनट रुकना भाई। ठीक है, अब देखिएगा अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस। देखिएगा, लीनियर वेक्टर स्पेस यूनिट 2 अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस। देखिएगा, लीनियर वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ये पहला टॉपिक है अपना। टॉपिक की सारणी देखिए, जाके टेबल देखिए किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास पहला टॉपिक है। तो लीनियर वेक्टर स्पेस कहते हैं किसे, लीनियर वेक्टर स्पेस हैज, लीनियर वेक्टर स्पेस हैज set of scalar ABC and set of vector phi, psi and chi z, ठीक है। लीनियर वेक्टर स्पेस हैज ए सेट ऑफ वेक्टर एंड सेट ऑफ स्केलर which can follow क्या फॉलो करते हैं, which can follow scalar multiplication, रो
वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है, विच कैन फॉलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल एंड वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है। देखिएगा आपके पास नॉर्मली अपन याद करने के लिए, अगर आप गेट की या नेट की तैयारी करो तो नॉर्मली अपन याद करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन को कैसे बोलते हैं, कोई भी वेक्टर है और ए साइन, ये आपके पास कोई कांस्टेंट है, इसको बाहर ले जाइए ए, और ऑपरेट किस पे हो जाएगा, जो वेक्टर है आपके पास साइन वेक्टर है किस पे ऑपरेट हो जाएगा, किस पे वेव फंक्शन है किस पे ऑपरेट हो जाएगा, ये ए बाहर चला जाएगा और वेक्टर स्पेस किस पे ऑपरेट हो जाएगा, साइन पे। ये जो ऑपरेटर है वो साइन पे ऑपरेटर हो जाएगा। साइन यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है। साइन यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन है। एक बार वेव फंक्शन लीजिएगा, कोई भी वेव फंक्शन है, स्केलर वेव फंक्शन है, ठीक है। आपके पास क्या है, स्केलर वेव फंक्शन है, और सेकंड आपके पास ये स्केलर वेव फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास जैसे ही कोई वेव फंक्शन लिया हूं, वेव फंक्शन कहते किसे, कोई भी वेव की जानकारी है, कोई भी इम्पिडेंस है वेव की, या फिर कोई भी पॉइंटिंग वेक्टर है वेव का, किसी भी तरीके से हम डिफाइन करते हैं। ईएम वेव्स में अपन ने पढ़ा था कि ईएम वेव्स होंगी, उसके लिए एक वेव डिफाइन किया अपन ने। एक क्या डिफाइन की, वेव डिफाइन की। ईएम वेव से क्या डिफाइन की, वेव डिफाइन की। वेव की कोई भी पॉइंटिंग वेक्टर होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है, पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, इंपिडेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए अपन वेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या, किसका इस्तेमाल करते हैं, वेव फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको जनरेट करेंगे, ठीक है, इसको जनरेट करेंगे। देखिएगा वैसे भी अपन वेव की प्रॉपर्टी बताएं कि वेव है तो लाइट की तरह बिहेव करती है, जो 12th क्लास में पढ़ते थे कि वेव है लाइट की तरह बिहेव करती है। इसकी जो वेलोसिटी है 3 × 10 की पावर 8 मीटर अपॉन सेकंड है, ठीक है। ये लाइट की तरह ही परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम को फुलफिल करती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के नियम को क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। लाइट की तरह ही लाइट की तरह ही इसको कंपैरिजन करके हम स्टडी करते हैं। लाइट की तरह ही इसको कंपैरिजन कर कर अपन स्टडी करते हैं। उसी तरह अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, आपके पास सेकंड है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन में क्या होगा, आपके पास a प्लस बी, कोई भी आपके पास क्या है, a प्लस बी, ये ऑपरेटर है, ये आपके पास क्या है, ऑपरेटर है, और साइन फंक्शन पे लग रहा है, साइन वेव फंक्शन है, इस पे लग रहा है। ऑपरेटर क्या करता है कि उसके वेव फंक्शन के साथ एडअप होकर, वेव फंक्शन के साथ जुड़कर, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई में जुड़कर, एडिशन में जुड़कर, किसी तरीके से जुड़कर एक नई चीज आपको आउटपुट में गिवन करता है, एक नई चीज आउटपुट में गिवन करता है। अब जैसे कोई भी इनपुट है, इनपुट कैसे बनाएंगे, कुछ ना कुछ उसके साथ ऑपरेटर जोड़कर उसको इनपुट दे दिया, ऑपरेटर जोड़कर उसको इनपुट दे दिया, तो कोई ना कोई आपको आउटपुट देगा। जैसे मैं कोई इनपुट दूं, इनपुट किसके साथ जोड़ के दूं, वेव फंक्शन ए कैप के साथ जोड़ के दूं, तो उसी तरीके से आपको आउटपुट मिलेगा। उसके फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। उसी तरीके से यहां पर मैंने क्या किया, ए कैप प्लस बी कैप, ये ऑपरेटर है, किसके साथ जोड़ा मैंने, साइन के साथ जोड़ा। तो वेक्टर एडिशन में क्या करेगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर गेट या नेट की तैयारी कर रहे हैं अपन तो ये काफ़ी है, परंतु अपन एमएससी प्रीवियस की क्लास देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा अपन को। तो देखिएगा किस तरीके से डिफाइन करते हैं, देखिएगा किस तरीके से डिफाइन करते हैं। नोट कीजिए, फिर डिफाइन करते हैं अपन। स्केलर सबसे पहले है वेक्टर एडिशन, इसको डिफाइन करते हैं।
देखिएगा वेक्टर एडिशन को डिफाइन करते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस में वेक्टर एडिशन को डिफाइन करते हैं। लीनियर नहीं, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो देखिएगा एक अपन ने ले लिया sin 1 sin 2, ये आपके पास किस में होंगे, ये आपके पास स्पेस में होंगे, तो इसको स्पेस में एस में बोल दूँ, स्पेस में होंगे, ठीक है। आपके पास किस में होंगे, ये आपके पास किस में होंगे, स्पेस में होंगे, कोई किसी ना किसी स्पेस में होंगे ये आपके पास, ठीक है, स्पेस में होंगे। तो अगर मैं इसको एडिशन करूं sin 1 प्लस sin 2, तो ये भी आपके पास स्पेस में होगा, कोई ना कोई, ये लीनियर वेक्टर स्पेस है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लीनियर वेक्टर स्पेस, ठीक है। ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस है, एडिशन भी उसका किस में होगा, लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा। अगर ये अलग अलग मैं लेता हूँ, उठाता हूँ कोई भी लीनियर वेक्टर स्पेस, मान लीजिए ये वेक्टर स्पेस है, इसमें से मैं sin 1 उठाता हूँ और एक sin 2 उठाता हूँ, ठीक है, इसमें से उठा लिया, अब मैं इसको ऐड किया, ऐड करने पर ये भी वेक्टर स्पेस में आएगा, इस वेक्टर स्पेस में आपके पास होगा, ठीक है, इस वेक्टर स्पेस में ही आपके पास होगा, इतना नोट कीजिए। फिर आगे चर्चा करें, ये पहली हो गई, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। कितने भी एलिमेंट लो स्पेस में से, वापस ऐड अप करने पर स्पेस से बाहर नहीं जाते, ठीक है। इसके बाद में sin 1 प्लस sin 2 यानी sin 2 प्लस sin 1, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन, ये आपके पास कम्यूटेटिव होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है एसोसिएटिव, sin 1 प्लस sin 2 प्लस sin 3 जोड़ दीजिए, या फिर sin 1 प्लस sin 2 sin 3 जोड़ दीजिए, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए इसके साथ, या पहले दोनों को जोड़ दीजिए इसके साथ, दोनों बराबर आएंगे, sin 1 sin 2 sin 3 आपके पास लीनियर, ऐसा लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, जो लीनियर वेक्टर स्पेस में से होंगे, ठीक है। इसमें भी लिख दीजिए sin 1 एस में होगा, sin 2 भी एस में, बिलोंग एस में करेगा, ठीक है। ये कुछ अपन रिंग थ्योरी में पढ़ते थे बीएससी फाइनल में, वैसा ही कुछ सिस्टम है। ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी होगी, जैसे वी कैन टेक जीरो वेक्टर in the linear vector space then, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, एक जीरो वेक्टर से मैं इसको एडप्ट कर दिया हूं, तो इसको क्या लगाऊं, इसमें कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊं, तब भी आपके पास यही बचेगा, जीरो वेक्टर ऐड करूंगा तो वही फंक्शन आएगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए। अब आगे पांचवी प्रॉपर्टी है आपके पास, वी कैन टेक एग्जिस्ट सच ए इनवर्स वेक्टर we can take exist such a inverse vector then आपके पास एक इनवर्स वेक्टर ले लीजिए, then रिजल्ट इज क्या आ जाएगा, रिजल्ट एक इनवर्स ले लीजिए, इसका इनवर्स क्या होगा, साइन का जो वेक्टर है इसका इनवर्स माइनस साइन होगा, तो आपके पास जीरो आएगा। अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं
पहले इनवर्स लगा दूं फिर साइन लगा दूं तब भी आपके पास जीरो आएगा, सच दैट रिजल्ट इज जीरो वेक्टर। छठा पॉइंट लिखिएगा, छठा पॉइंट लिखिएगा, पांच ही दिखे, हाँ पांच ही हैं, ठीक है, ये आपके पास पांच ही है, ठीक है। नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा इसको, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, फटाफट नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं, इनको फटाफट नोट कीजिएगा फिर आगे चलते हैं। देखिएगा अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन रूल पे चलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल पे चलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल को देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल, वी कैन टेक स्केलर प्रोडक्ट with a vector gives scalar which gives another vector, ठीक है। we can take a and b is scalar being two scalar and psi phi is a set of vector, then rules is, ठीक है। आपके पास रूल क्या है, ए ऐसे साइन 1 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है। रूल्स क्या है आपके पास, ए साइन 1 प्रोडक्ट कर दिया, किस में, लीनियर वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। दूसरा अपन ने बी ले लिया, उसको साइन 2 से प्रोडक्ट कर दिया, ये लीनियर वेक्टर स्पेस में होना चाहिए। दोनों का एडिशन, ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा, ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा, ठीक है, ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, ये ए नंबर प्रॉपर्टी डाल दीजिए, दूसरी प्रॉपर्टी डाल दीजिए, अगर ए साइन 1 एस में है और बी नहीं, फिर से ए साइन 2 बिलोंग्स टू एस है, तो ए साइन 1 प्लस साइन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए साइन 1 ए साइन 2, ये भी आपके पास सेट में होगा, लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा। नोट कीजिए, ये भी आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा, ये आपके पास लीनियर वेक्टर स्पेस में होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास, दो आपके पास ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीनियर वेक्टर स्पेस में है, दो स्केलर लीनियर वेक्टर स्पेस में है, ठीक है, और साइन लीनियर वेक्टर स्पेस में है, तो आपके पास क्या होगा, ए प्लस बी दोनों को प्रोडक्ट कर दिया साइन से, तो ए साइन प्लस बी साइन भी आपको लीनियर वेक्टर स्पेस में मिलेगा, ठीक है। तीसरा
एसोसिएटिव। डी है आपके पास ए बी साइन है, अगर मैं इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं या फिर ए साइन पहले लिख दूं बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास साइन ए और बी लीनियर वेक्टर स्पेस में होंगे। ये आपके पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है, अंडर एडिशन ऐसा लिख सकते हो। आगे चलते हैं, आगे ऊपर लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास जीरो वेक्टर, ये आपके पास ई है। जीरो वेक्टर इज एग्जिस्ट इन ए वेक्टर स्पेस, इन ए वेक्टर स्पेस। जीरो वेक्टर एग्जिस्ट इन ए वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है। देन जीरो साइन प्लस साइन जीरो कम्यूट कर दिया तो आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एफ नंबर प्रॉपर्टी में ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अपन चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास होगी एफ इन ईच वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस then we should be take a unitary vector then I sin plus sin I, तो आपके पास क्या आ जाएगा, sin। then result is sin vector in the linear vector space। कुछ मैं मैथमेटिक नहीं लिख रहा हूँ, मैथमेटिक टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लैंग्वेज के थ्रू ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। आप लैंग्वेज के थ्रू भी काम कर सकते हो, मैथमेटिकल टूल भी यहाँ पर इस रिंग थ्योरी में, ग्रुप थ्योरी में मैथमेटिकल टर्म भी यहाँ पर यूज लेते हो, वो भी आप काम कर ले सकते हो, ठीक है, वो भी आप काम में ले सकते हो। आगे एच है, एच जो भी आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एच ले सकते हो, ठीक है। तो एच ले सकते हो इनवर्स वेक्टर के लिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स या फिर साइन इनवर्स साइन, आपके पास क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स। रिजल्ट क्या आएगा, यूनिटरी वेक्टर। नोट कीजिएगा। ऐसा भी ले सकते हो कि आपके पास साइन ए बी सी एग्जिस्ट लीनियर वेक्टर स्पेस, साइन 1 जो भी अपन साइन 2 ले रहे हो एग्जिस्ट ऑल, इसका मतलब है ऑल जो भी ए बी सी है अपन यूज ले रहे हैं, ऑल जो भी साइन 1 साइन 2 यूज ले रहे हैं लीनियर वेक्टर स्पेस में ले रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपन स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है।
फिर हिल्बर्ट स्पेस की चर्चा करेंगे। हिल्बर्ट स्पेस की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, इतना नोट कीजिएगा। हिल्बर्ट स्पेस की नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। फटाफट नोट कर लीजिएगा। अब आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी अपने पास स्केलर प्रोडक्ट और हिल्बर्ट स्पेस पे आएगी, ठीक है। ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, ऐसे शेयर करते रहिए। जो एमएससी प्रीवियस में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और पेपर देखना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का यूट्यूब पे, तो फ्रीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो। फिर से कहूँगा ऐसे ही लाइक कीजिए, ऐसे शेयर कीजिए, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।